नमस्कार दोस्तों, शुरू हो चुकी है हमारी क्लास। तो कई दिनों से क्लास नहीं हुई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब क्लास रेगुलर होंगी आपकी, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए सबसे पहले, ताकि और भी लोग जुड़ सकें हमारे साथ। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? वर्ड्स ठीक से दिखाई दे रहे हैं और सभी चीज़ें बताएं। रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है ये हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसको हम कभी भी हटाएंगे नहीं जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी। बस थोड़ा ये है कि कभी कभी काम ज़्यादा हो जाने की वजह से परेशानी आ सकती है या स्किप हो सकती है एक दो दिन क्लास, लेकिन इसको ख़त्म नहीं करेंगे हम कभी भी। तो जी, नमस्कार सर, नमस्कार। आप आए, स्वागत है आपका। बिल्कुल, क्लास आपकी लगातार चलेंगी और ये वाली बुक पूरी करने के बाद हम लोग नगेंद्र भी करेंगे, जिससे कि हमारा साहित्य बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। और रामचंद्र शुक्ल आज चलेगी और इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों का केवीएस, आपने देखा होगा पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। तो केवीएस के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए कुछ रखा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज जो है वीर गाथा काल मैं पूरा ख़त्म कर देने वाली हूँ, क्योंकि कई दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा हम ज़्यादा देर तक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। प्रश्न भी हैं हमारे पास। वीर गाथा काल और प्रकरण 4 प्रकरण 3 दोनों हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आप सभी को नमस्कार। हिंदी आंगन में आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मैं आपको क्लास करा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको प्रकरण याद हो जाएंगे, क्योंकि जब भी साहित्य सबने पढ़ा रहता है लेकिन प्रकरण याद नहीं हो पाए होते हैं। तो यहाँ आज हम प्रकरण 3 पढ़ रहे हैं। पहले प्रकरण में हमने सामान्य परिचय पढ़ा, दूसरे प्रकरण में हमने पढ़ा अभ्रंश, जो कि आपने जाना कि अभ्रंश साहित्य को शुक्ल जी ने शुद्ध हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान नहीं दिया है, इसलिए इन्होंने प्रकरण 3 को यहां से वीरगाथा काल लिया है, जिसका समय 1050 से 1375 माना है। और ये जो काव्य रचा गया, ये जिस भाषा में रचा गया उसको देश भाषा काव्य का नाम दिया है। क्यों दिया है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं कि यहाँ आपकी अभ्रंश भाषा हो गई, यहाँ आपकी हिंदी भाषा हो गई। तो एकदम कूद कर ये भाषा यहाँ नहीं आई है, धीरे धीरे इसने अपना रूप बदला। तो इसके बीच का जो मिश्रण हुआ, इसी को देश भाषा काव्य यानी देश भाषा नाम दिया गया। और इसके अंतर्गत रची जो रचनाएं हैं वही देश भाषा काव्य के अंतर्गत आती हैं। ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य, जैसे बीसल देवरासो, देखिए ये क्या है, पुरानी रूढ़ियों से। प्राकृत की जो पुरानी रूढ़ी थी ना, जिसमें साहित्य होता रहा, जैसे हिंदी का साहित्य पहले संस्कृत में होता था, तो उन रूढ़ियों से मुक्त हैं ये रचनाएं। कौन कौन सी? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। अब यहाँ ये मानते हैं कि ये रचनाएं संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना होगा। यानी शुक्ल जी यहाँ संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि हमें संतोष इसी सामग्री से करना होगा। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जन साधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जरूरी नहीं कि कविता पढ़े लिखे लोग ही करते हो। अब उस समय पढ़ाई का साधन क्या था, भाषा क्या थी? प्राकृत। तो वो ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही कविता नहीं कर रहे थे, जन साधारण भी अपनी बोली में रचना कर रहा था गीत गाने के लिए। जैसे जैसे हम और आप लोग लोकगीत गाते हैं घरों में, दोहे हो गए, या इस तरह की प्रचलित चीजें भी हो रही थी। तो जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे, ठीक है। क्यों समझते रहे गंवारू?
क्योंकि वो प्राकृत पढ़े हुए थे। अब जनसाधारण जिस भाषा में लिखेगा उसको तो गंवारू ही कहेंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंची जाती रही होंगी, क्योंकि देखिए राजसभाओं में तो प्रसन्नता के लिए, एक मनोरंजन के लिए जो है कविताएं की जाती थी। तो ऐसी रचनाएं जो लोग अपने लिए बना लिया करते थे, किसी के भी गीत, दोहे, प्रचलित मुकरियां वगैरह, तो ये राजसभाओं तक भी पहुंची रही होंगी। राजा भोज जस मुसंदर, जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। तो देखिए ये जो भाषा है बिल्कुल साधारण है, यहाँ पर कोई भी साहित्यिक शब्द का प्रयोग नहीं है। तो वो कहते हैं कि देश भाषा की सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य रहे होंगे। राजभाषाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय, ये देखिए ध्यान रखिएगा कि नीति और श्रृंगार के जो विषय होते थे इन्हीं को चारण वगैरह ये गाया करते थे, प्राय दोहों में कहे जाते थे। ठीक है, नीति और श्रृंगार के जो रचनाएं थी वो दोहों में होती थी, और वीर रस किसमें होता था? छप्पे में, यानी कवित्त में होता था। ठीक है, राज्य आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। तो राज्य आश्रित कवि रहेंगे तो अपने राजाओं की प्रशंसा ही करेंगे, तो बहुत अच्छी उक्तियों में, अनूठी उक्तियों में किया करते थे, और अपनी वीरोल्लास भरी, यानी वीरों से और उल्लास से भरी हुई कविताओं से वीरों को उत्साहित करते थे। यानी राजाओं की जो वीरताओं का बखान वहां पर किया जाता था तो अन्य वीर भी उससे प्रोत्साहित होते थे। ऐसे राज्याश्रित कवियों की रचनाओं में रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। ठीक है, वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी। मतलब जो ऐसी प्रशंसा भरी जो रचनाएं, मान लीजिए कोई राजा है और उसके लिए प्रशंसा के लिए जो रचनाएं की गई वो बड़ा संभाल कर रखी जाती थी। उनको राज्य के पुस्तकालयों में भी रखा जाता था, क्योंकि आप जान रहे हैं प्रशंसा से संबंधित है। और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। देखिए भट्ट और चारण यहाँ पर जातियां हैं जो आप लोग जानते हैं, आज भी कहीं कहीं हमें भाट नजर आ जाते हैं, जो लोग प्रशंसात्मक गीत, प्रशस्ति गीत गाया करते थे राजाओं के। तो ये अपना जीविका चलाने के लिए भी, क्योंकि जितना सुंदर लिखेंगे उतना राजा मोहित हो जाएंगे और उतना अच्छे से उनको वहां पर जो है धन मिलेगा, और जो भी है मणि वगैरह वो भी सब मिलेगा। तो राजा आप जानते हैं जितना ज्यादा प्रसन्न होगा उतना ही धन देगा, तो अपने उत्तराधिकारियों को भी वो दे देते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। मतलब उत्तरोत्तर मतलब कि मान लीजिए जिसने रचना की उसने अपने उत्तराधिकारी को दे दी, उसने अपने हिसाब से गाया, फिर उसने अपने उत्तराधिकारी को दे दी, उसने अपने हिसाब से गाया, तो वहां फेरबदल का होना संभव है। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। तो जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है? वो वही भाट चारणों को रक्षित की गई, भाट चारणों द्वारा रक्षित की गई सामग्री हमें प्राप्त हुई है, उसी को यहाँ पर लिखा। इसी से यह वीर गाथा काल कहा गया। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको प्राप्त हो रही है कि वीर गाथा काल नाम क्यों रखा है, क्योंकि जो वीरों की प्रशंसा में, जो राजाओं की प्रशंसा में भाट और चारणों द्वारा वीर और उत्साह के गीत गाए गए, इसी को आधार मानकर इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा गया है। कितना अच्छा पॉइंट हमें प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं। भारत के इतिहास में वह समय था यह कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर से मुसलमानों के हमले होते थे। आपको पता ही अफगान साइड से आया था मोहम्मद गौरी, और फिर वहां से ही मुसलमानों का आना शुरू हो गया था, और वहां हमले करते जो है उत्तर पश्चिम से ही होते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़े। ठीक है, पश्चिम प्रांत इधर हो गया, राजस्थान है आपका, पंजाब है, राजपूताना है, गुजरात है ना, मध्य का क्षेत्र है, बुंदेलखंड है। तो ये सारा जो क्षेत्र था यहाँ के लोगों को मुसलमानों का जो है प्रहार सहना पड़ा, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। ठीक है, गुप्त, आप जानते हैं राजस्थान में सबसे बड़े बड़े कितने बड़े बड़े राज्य स्थापित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिसकी मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था।
ठीक है। पश्चिमी जो इधर का क्षेत्र है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा बलवान राज्य स्थापित हो रहे थे। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा शिष्ट भाषा मानी जाती थी। अब मान लीजिए इधर जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े राज्य स्थापित हो रहे हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो भाषा बोल रहे हैं यही भाषा शिष्ट है, और कविचारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ है। तो शुक्ल जी मानते हैं कि जो प्रारंभिक काल का जो हमें साहित्य प्राप्त होता है वो उत्तर पश्चिम के भूभाग से ही उसकी शुरुआत मानी जानी चाहिए। अतः ये स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। ठीक है, क्योंकि साहित्य क्या है, जनता के चित्त के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो चित्तवृत्तियां हैं, उसी को आपने लिख दिया, वही साहित्य है। तो जिस क्षेत्र की जिस भाषा की जनता होगी तो साहित्य में भी वही भाषा हमें अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल, आप जानते हैं ना गहरवार कौन है, ये हैं आपके जो चौहान हो गए, चंदेल हो गए, गहरवार आपके ठाकुर हो गए और परिहार हो गए। ये सब जो है ना, ये बड़ा इनके अंदर बल था और एक दूसरे से ये लड़ते थे शक्ति प्रदर्शन के लिए, नारी प्राप्त करने, मतलब सबसे बड़ा तो शक्ति प्रदर्शन के लिए लड़ते थे। आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। ठीक है, ये सभी राज्य कहाँ थे, ये पश्चिम की ओर ही थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। ठीक है, अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि हम बहुत प्रभावशाली हैं। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। यानी उन्हें अपनी पावर दिखानी होती थी कि हाँ भाई हमारे अंदर कितनी पावर है, और ऐसे ही लड़ जाते थे। अच्छा, फिर क्या होता था कि जो उनके राज आश्रित कवि होते थे उनके शौर्य के विषय में लिखा करते थे, वही साहित्य था। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहे। सारांश यह है, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई हैं। यानी हर चीज अलग हट गई है। और क्या मानते हैं कि जिस समय हमारा हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, ठीक है, उदय होता है, वो समय क्या था, लड़ाई भिड़ाई का समय और वीरता के गौरव का। यानी लड़ाई भिड़ाई होती थी, जो जीत जाता था उसके राज्याश्रित कवि उसकी प्रशंसा में प्रशस्ति पत्र लिखा करते थे, ग्रंथ लिखा करते थे बड़े बड़े। आगे देखिए, महमूद गजनबी जिसकी मृत्यु संवत 1087 के, महमूद गजनबी के लौटने के बाद गजनबी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। अच्छा, ये जो क्षेत्र है राजपुताने वाला, ये आपको पता ही राजस्थान के जो लोग हैं वहां का क्षेत्र है। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मुसलमानों की हार होगी तो फिर वो फारसी तारीखों में क्यों लिखेंगे हार को। ठीक है, तो इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांबर यानी अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव, देखिए अब यहाँ पर एक पंक्ति हमें प्राप्त होती है कि अजमेर किसने बसाया था, तो अजमेर अजय देव ने बसाया था। कभी यदि प्रश्न बन जाए तो अंडरलाइन करते चलिएगा, और इन प्रश्नों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ने मुसलमानों को परास्त किया। ठीक है, इसने मुसलमानों को परास्त किया था और अजमेर बसाया। अजय देव के पुत्र अर्णोराज, जिसको आना कहते हैं, ठीक है, अजय देव का पुत्र है अर्णोराज, के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां आना सागर बना है। ठीक है, आना सागर बाद में स्थापित हुआ है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। अर्णोराज कौन है, अजय देव का पुत्र है जिसने अजमेर बसाया। तो उसने क्या किया, बहुत सारे जो है लोगों को मारकर एक भारी विजय प्राप्त की मुसलमानों को। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा। ठीक है, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। तो मुसलमानों का संहार किया और जो उनका रक्त गिरा उससे उसने क्या माना कि ये स्थान अपवित्र हो गया है, इसलिए यहाँ पर एक बड़ा तालाब जो है बनवा देना चाहिए, और उसका नाम रख दिया आना सागर। ठीक है,
और आप सभी समझ रहे हैं, क्लास कैसी लग रही है बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके। चलिए, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आना के पुत्र बीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ। तो देखिए बीसल देव हमें बार बार मिलेगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि बीसल देव रासों का नायक कौन है, तो विग्रहराज नाम आ जाएगा। तो आप सोचेंगे कि बीसल देव का जो नायक था वो तो बीसल देव है, तो आपको यहाँ पर विग्रहराज चुन लेना है। के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक है, उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। तो इस तरह देखिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास और साहित्य कहीं ना कहीं संबंधित है, दोनों अलग बिल्कुल नहीं है। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर चढ़ाई। शहाबुद्दीन गौरी, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूं। तो यहां से पढ़ लेते हैं। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर जो चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौल पर ढावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वीराज थे और जो जयचंद थे वो दोनों मौसेरे भाई थे। ठीक है, और जो जयचंद थे और पृथ्वीराज थे, दोनों के नाना एक थे। तो नाना ने क्या किया, पृथ्वीराज को गोद ले लिया। जब पृथ्वीराज को नाना ने गोद ले लिया तो जयचंद को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि नाना की सारी संपत्ति और राज्य पृथ्वीराज के जो है राज्य में सम्मिलित हो गया और वो सब वही संभालने लगे। तो इधर जयचंद की जो पुत्री थी उसका जो है प्रेम पृथ्वीराज से हो गया। तो जयचंद ने एक दिन जब सभी राजाओं को बुलाया, और आगे इसमें पढ़ते हैं, ये सारी कथाएं हैं आगे, चलिए। तो बस इतना जान लीजिए कि जयचंद और इनकी लड़ाई थी आपस में। तो पृथ्वीराज को मारने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी का सहारा लिया, और बाद में जो है पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी तो नहीं मार सका, उल्टा जयचंद को ही जो है मार दिया गया था, जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंबोर के महाराजा हमीर देव हुए। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कौन हुए, हमीर देव, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में हैं। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। ठीक है, पठान यानी मुसलमान है, इनके शासनकाल में हिंदू हमेशा लड़ते रहे स्वतंत्रता के लिए। आपने अकबर और जोधा का देखा होगा कि जब मुगल सेना बहुत पावरफुल थी तो भी राजपूताने लोगों को बड़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ता था। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। यानी ये क्या था, यहाँ पर जब पहले राजा भोज होते थे ना, तब जो कवि वहां पर जो बखान किया करते थे तो वो तो गीत गाया करते थे, प्रशंसा किया करते थे, तो बहुत ज्यादा धनमाल, उनको लाखों रुपए मिलते थे। लेकिन वो समय अब गुजर चुका था। अब क्या था, मुसलमानों का शासन था। तो यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई। शास्त्रार्थ समझते हैं कि पुराने टाइम में जो ज्ञानी गुणी हुआ करते थे वो वाद विवाद किया करते थे, जिसे आज के समय में आप लोग डिबेट कहते हैं। ठीक है, तो वो होता था, तब वहां पर लाखों रुपए दिए जाते थे। लेकिन अभी इस समय ये सब खत्म हो चुका था। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ चुका था। पांडित्य यानी जो विद्वता दिखाई जाती थी राजघरानों में, वो भी खत्म हो चुकी थी। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम में विजय, शत्रु कन्या हरण, ठीक है, शत्रु कन्या यानी जिस पक्ष से शत्रुता है उसकी कन्या का हरण कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, आदि का अतियुक्तिपूर्ण मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, बहुत ज्यादा जो संभव ना हो ऐसा बड़ा चढ़ा के अलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह भर देता,
वही सम्मान पाता था। ठीक है, इस समय किसका बोलबाला था? इस समय बोलबाला था चारण और भाटों का, ना कि पांडित्य का, ना कि विद्वता का, ना कि विद्वानों का, और ना ही डिबेट या शास्त्रार्थों का। इस समय जब मुसलमान का वर्चस्व स्थापित हो रहा था, तो जो कवि, जो चारण और भाट वीरतापूर्ण लड़ाइयों का पूरा बखान करके जो है हृदय में ओज रस भर दिया करते थे, बस उन्हीं का बोलबाला था। क्योंकि रण क्षेत्रों में उनसे क्या होता था, जो है पावर मिलती थी उनको लड़ाई करने के लिए, है ना। आगे देखिए, इस दशा में काव्य साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। ठीक है, वीर गाथाओं की उन्नति, कहने का मतलब वीरता से पूर्ण गाथाएं ही वहां पर जो है मान्य थी। इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ का अर्थ क्या है, यानी जो शुक्ल जी की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें वो फुटकल चीजों को गाथात्मक प्रबंध काव्यों का उल्लेख यहाँ पर करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा। ठीक है, यूरोप में क्या रहा, वीर गाथाओं का प्रसंग, वीर गाथाएं किस पर गाई जाती थी, युद्धों पर और प्रेम पर था। किसी राजा की कन्या के रूप में, देखिए किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद, जैसे आपने देखा खिलजी के यहाँ पर जो चित्तौड़ का पंडित था वो गया और उसने मानी के गौरव और अभिमान का कारण था। बेटा फ्लाइट मोड कैसे लग गया इसमें? कुछ नहीं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार मुझे थंब कर दीजिए। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ठीक है मुझे लगता है। एक बार थंब कर दीजिए, और कोई भी यदि प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख दिया करें, जिससे कि मुझे, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे नहीं याद रहता कि प्रॉब्लम हो गई है, तो आप मुझे बता दिया करें और क्लास में बने रहें। जी चलिए, तो वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा बहुत मिश्रण मिलता है। देखिए यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं जो वीर गाथात्मक हमने नाम रखा है, इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल ही वीर ही है, श्रृंगार होगा नहीं, क्योंकि कन्या के जब रूप का बखान करना है तो श्रृंगार रस का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो कुछ हमें श्रृंगार रस भी यहाँ पर प्राप्त होता है, पर गौण रूप से। प्रधान रस तो वीर ही रहता है। आगे देखिए, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहां भी उन कारणों का उल्लेख ना करके कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। यानी कि कारण क्या है, कारण युद्ध है, लेकिन वो युद्ध को कारण ना बनाकर फिर कहीं कल्पित स्त्री यानी कल्पना कर दिया करते थे कि हाँ भाई इस स्त्री के कारण ही युद्ध हुआ है। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना। ठीक है, मतलब कि वीरता की कहानियां वहां कहनी थी, लेकिन स्त्री को एक साधन बनाना जरूरी था। लड़ाई किस लिए हुई, स्त्री के लिए हुई। ठीक है, तो शहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना, जो शहाबुद्दीन था इसके यहाँ से वो चली गई थी कहाँ, पृथ्वीराज के यहाँ, और ही की लड़ाई की जड़ लिखी गई है। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई की जड़ क्या लिखा गया है कि शहाबुद्दीन थे जिनके यहाँ से स्त्री भागकर पृथ्वीराज के यहाँ जाती है और वो कहती है कि मेरी रक्षा कीजिए और मुझे जो है संरक्षण दीजिए। पृथ्वीराज उसको संरक्षण देता है और कहता है हमारे यहाँ जो शरणागत हैं उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है और यही
शहाबुद्दीन और गीत के रूप में सबसे पुरानी यानी पहली कौन सी मान रहे हैं ये? बीसल देव रासो मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जैसे बीसल देव रासो समय के साथ साथ अगर आती है तो परिवर्तित हो जाती है, तो उसमें जो है मिलता है आभास। तो जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, यानी जिस समय लिखी गई उसके बाद कितनी बार वो गाई जा रही है, तो उसमें परिवर्तन होना संभव है। ठीक है, उसमें परिवर्तन तो होना होगा ही, क्योंकि जब गाई जा रही है बार बार वहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है। ठीक है, आल्हा का मतलब ये है कि जिस समय में लिखी गई उसकी भाषा कुछ और रही होगी, फिर वो अपने उत्तराधिकारियों को मिली, फिर आगे लोगों को मिली, आगे लोगों को मिली, तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते यानी उच्चारण बदलते बदलते कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ शब्द उसमें जुड़ जाते हैं, कुछ शब्द घट जाते हैं, तो इस प्रकार उसका परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए आलाखंड गाने वाले किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। उत्तरी भारत तो आप जानते ही होंगे, उत्तरी भारत कहाँ है, तो ये उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियां मिलती हैं, यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर रासो आ गया। रासो आपको जानना बहुत जरूरी है कि रासो क्या है। रासो मैं आपको बताऊं, ये है काव्य। जैसे हम इस समय बोलते हैं ग्रंथ या बोलते हैं काव्य, उस समय में बोला जाता था रासो। ठीक है, रासो का अर्थ होता है लिखा हुआ काव्य। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द, ठीक है, किसके अर्थ में आया है? काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, अतः हमारी समझ में इसी शब्द से होते होते रासो हो गया। अब दूसरी बात, बार बार पूछा जाता है शुक्ल जी रासो की उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो आप बताएंगे रसायन से मानते हैं। इसका प्रमाण कैसे मिला, कहां से पता चला? तो बीसल देव के अंतर्गत रसायन शब्द बार बार हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, चाहे अपने नोट्स में लिख लीजिए, लेकिन ये जितने फैक्ट मैं आपको बताती हूँ सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम पढ़ते हैं रासो जो हमारी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले खुमान रासो, जिसका समय संवत 810 से 1000 के बीच है। चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। किसका? खुमान रासो का। कर्नल टॉड ने इनको जो है किया है इनका उल्लेख। उनके वर्णन का सारांश कि काल भोज यानी बप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल-मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। ठीक है, बस यहां से सुनते जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बस इतना ही है कि खुमान रासो की रचना किसने की है, तो आप बता देंगे किसने की, दलपति विजय ने। अभी आगे आएगा। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान चित्तौड़ का था। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से विक्रम संवत 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय, ठीक, यहां हमें प्राप्त हो गए, नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है। ठीक है, खुमान रासो कैसा है? अपूर्ण है। उसमें महाराज प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज यानी बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। देखिए, पहला यहाँ पर कालभोज है, इनकी वंश परंपरा देखिए। बापा, ये खुमान, मत्तट, भर्तृपट, सिंह, अब ये दूसरे खुमान आ गए। महायक खुमान तीसरे वाले, यानी इनका बस 2 ही का वर्णन है, खुमान और महायक।
अब यहाँ पर आ गए खुमान तीसरे वाले, जिसका कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भर्तीपट्ट दूसरे के समय के शिलालेख विक्रम संवत 1999 से 1000 के मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ ये प्राप्त होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी पृष्ठभूमि तैयार होने के लिए हमारे माइंड में होना चाहिए। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जाता है। पहले खुमान विक्रम संवत 810 से 865, दूसरे खुमान विक्रम संवत 870 से 900, और तीसरे खुमान विक्रम संवत 965 से 900। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है यहाँ पर, आगे चलते हैं। अब्बासिया वंश का अल-मामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। देखिए, जिस पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर के राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान के से अल-मामू की सेना से लड़ाई हो गई तो उसी के नाम पर खुमान रासों की नाम जो है रचना हुई। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। तो देखिए, शुक्ल जी मानते हैं ना कुछ चीज़ें ये जो है संदिग्ध हैं, और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये शिव सिंह क्या मानते हैं, इन्होंने भी तो लिखा है ना, तो ये लिखते हैं कि एक अज्ञात कोई नाम भाट रहा होगा जिसने खुमान रासो लिखा है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं कि दलपति विजय के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पीछे परिशिष्ट का। आगे चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं बीसल देव रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो अंडरलाइन करते चलिएगा आप लोग अपनी बुक में। नरपति नालह कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बीसल देव। यहाँ दो नाम आपको प्राप्त हुए, एक तो नरपति नालह ये कवि हैं, दूसरा विग्रह राज ये बीसल देव का उपनाम है, क्योंकि बीसल देव ही बीसल देव रासो का नायक है, और यही आपको विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी मिल जाएगा। का समकालीन था। ठीक है, नरपति नाले क्या था, समकालीन था बीसल देव का। कदाचित ये राजकवि था, मतलब वो कह रहे हैं कि कंफर्म मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है ये बीसल देव का राजकवि था। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का, ठीक है, कितने पृष्ठों का, 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा, जो वीर गीत के रूप में है। अच्छा, इसमें कुछ तथ्य आपके प्रचलित हैं कि जो बीसल देव की रचना हुई थी वो केवल गाने के लिए हुई थी, ना कि किसी साहित्यिक कोटि में सुरक्षित रखने के लिए या इस प्रकार सॉरी। तो ये वीर गीत के रूप में हुई थी। ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया हुआ है, यानी समय यदि आप देखना चाहें तो इस प्रकार से दिया है। 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है। अब इस दोहे का अर्थ क्या है? 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द बहोत्तर बरहोत्तर यानी द्वादशोत्तर का रूपांतरण है। अतः 12 से 72 का अर्थ क्या हुआ? द्वादशोत्तर। 12 से अर्थात 1212। तो कुल मिलाकर हमारा सारांश कहता है कि इसका समय क्या है बीसल देव रासो का? 1212 है। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठवदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। यानी कह रहे हैं कि गणना यदि आप करना चाहें तो आप कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं, और इसका समय क्या पड़ता है? बुधवार ही पड़ता है, जैसा कि इस दोहे में प्रचलित है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है।
ठीक है, ये भूतकाल का या भविष्य का प्रयोग नहीं है, जिससे वह बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। देखिए समकालीन था, ऐसा किस लिए कहा, किस आधार पर, क्योंकि उसने वर्तमान का प्रयोग किया कि महाराज जाते हैं, खाते हैं, या जो भी मतलब वर्णन उन्होंने कहा वो वर्तमान काल में कहा। अगर वो बाद में लिखता तो भूतकाल का प्रयोग करता। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये वर्तमान का प्रयोग कर रहा है, इसलिए हमें पता चलता है कि ये समकालीन रहा होगा। आगे चलते हैं। विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव का समय भी 1220 के आसपास ही है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 में और 1220 के प्राप्त हैं। बीसल देव रासों में 4 खंड हैं। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, आपके 2-3 फैक्ट हमें मिल गए। तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नालय की रचना है। बीसल देव का नायक कौन है? तो बीसल देव नायक है या विग्रहराज चतुर्थ नायक है। दूसरी बात, इसका समय क्या है? 1212 है। अगली बात, ये क्या है, किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये वीर गीत है, 100 पृष्ठों में लिखा हुआ वीर गीत है। और आगे देखिए कितने खंडों में विभाजित है? तो 4 खंडों में विभाजित है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। तो 4 खंड हैं, 2000 चरण हैं और इनकी कथा का सार यूं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही पूछा जाता है बार बार। खंड 1 में क्या है? खंड 1 में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती, देखिए यही नायिका है। ठीक है, यही हमारी बीसल देव की नायिका भी है। से सांबर के बीसल देव का विवाह होना। ठीक है, तो पुत्री है राजमती और सांबर के बीसल देव हैं और इन दोनों का विवाह होता है खंड 1 में। खंड 2 में क्या है? खंड 2 में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहां 1 वर्ष रहना। तो दूसरे खंड में क्या होता है कि राजमती से रूठकर कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। इसको उत्कल भी आता है कहीं कहीं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उत्कल भी लगाएंगे। और प्रस्थान करना और वहां 1 वर्ष रहना। अगला देखिए खंड 3 में क्या होगा? राजमती का विरह वर्णन। बहुत महत्वपूर्ण है कि राजमती का विरह वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो ये खंड 3 के अंतर्गत आता है। और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। ठीक है, 12 महीनों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 12 माह में किस किस तरह की विरह वेदना से राजमती गुजरती है, उन सब का वर्णन यहाँ पर है। चौथे खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना, यानी जब चौथा खंड होता है तो वो अपनी पुत्री को जो है मायके ले जाता है और फिर बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना। तो इस प्रकार ये चारों खंडों का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये खंड, आपको याद करने होंगे। आगे चलते हैं। दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है। ठीक है, जो विचार दिए गए उससे कह रहे हैं कि कवि क्या है? अपने नायक यानी जो बीसल देव है उसका समसामयिक जान पड़ता है। पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के कुछ पीछे की जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट हमें मिल जाता है कि बीसल देव रासो क्या है? घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनकी उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, यानी जो विवाह इनका हो रहा है उसको बोल रहे हैं कि कल्पना प्रसूत है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार, ठीक है, बीसल देव से 100 वर्ष पहले, अब यहाँ पर ये इसको भी ना खंडित कर रहे हैं और इसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं कि राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे की कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा के भोज का नाम कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज नाम रखा गया होगा, ऐसा जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो, जैसे जननी गौरी तू जैसलमेर, गौरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनसे किसी सरदार की कन्या का होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचारज कवि कालिदास।
तो यहाँ पर ये फैक्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन पाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए वो फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद कीजिएगा। जैसा पहले के आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव विग्रह चतुर्थ के बड़े वीर और प्रतापी थे ये। इन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया। किसने? बीसल देव यानी विग्रहराज ने। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव चरित्र ललित विग्रह। अब यहाँ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि, किनके राजकवि हैं? बीसल देव के राजकवि सोमदेव, जिन्होंने क्या रचा है? ललित विग्रहराज नाटक। तो देखिए यहाँ विग्रह आ गया तो भी आप समझ जाएंगे बीसल देव का होगा। अब किसने रचा है? तो सोमदेव ने, संस्कृत में, ठीक है। जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। परनाला के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और ना उसके शौर्य पराक्रम का। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा उसके अंदर उनकी वीरता का वर्णन हुआ है, लेकिन जो बीसल देव रासो है उसके अंदर कहीं पर भी उनकी वीरता, उनकी लड़ाई, उनके युद्ध या इस तरह का वर्णन नहीं है। उसमें केवल क्या है? नारी है, उसमें विवाह हुआ है, विवाह के बाद रूठ के उड़ीसा चले जाते हैं, फिर राजमती का पूरा 12 महीने का वीरा वर्णन है और फिर वो वापस आते हैं। तो कुल मिला के गृहस्थी जैसा हो गया। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में भी बताया गया है। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश चले जाना प्रेषित पतिका, ठीक है, प्रेषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है, यानी श्रृंगार रस के लिए यहाँ पर मनमाना वर्णन किया गया है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव के ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। तो मतलब काव्य, रासो कहना यानी काव्य कहना खटकता है कि वीर का काव्य है ये। पर जब हम देखते हैं कि ये कोई प्रबंध, कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, मतलब इसकी जो रचना हुई थी ना वो, गुड मॉर्निंग मान्या मैम, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, मैं तो हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलने लग जाती हूँ, पढ़ाई में इतना व्यस्त हो जाती हूँ। चलिए, तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो बीसल देव की रचना हुई है वो किसी इस उद्देश्य से नहीं हुई कि राजा की वीरता का बखान कर सके, बल्कि इस उद्देश्य से हुई कि वो गाया जा सके, ठीक है, गाने के उद्देश्य, केवल गाने के लिए ही उसे रचा गया था। तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है, ये कोई ग्रंथ काव्य ग्रंथ नहीं है। आगे देख लेते हैं, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। तो यहाँ हमें एक और फैक्ट मिल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो भाषा है वो क्या है? राजस्थानी है, बीसल देव रासो की। जैसे सूकई छे यानी सूखता है, पाटन थी, पाटन से, भोज तना भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था, ठीक है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा थी। आप समझेंगे कि साहित्य की भाषा उस समय क्या थी? पिंगल। और पिंगल किन दो भाषाओं से मिलती है? एक तो आपकी ब्रिज भाषा और दूसरी अभ्रंश को मिलाकर, राजस्थानी को मिलाकर पिंगल बन जाती है, ठीक है। बीसल देव रासो के बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है, ठीक है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने, भाषा की प्राचीनता पर विचार करने आज तो मुझे लग रहा है क्लास यहीं तक करनी पड़ेगी क्योंकि लाइट चली गई है, वरना आज मैं वीर गाथा काल ख़त्म करने वाली थी। और देखिए ये सारे जो है पीडीएफ है हमारे पास, और इसके बाद प्रश्न भी हैं वीर काल से। आपके फुटकल रचनाएं आज ये पूरा ख़त्म करना था मुझे, लेकिन अभी लाइट चली गई है तो मुझे लगता है संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये हमारे प्रश्न हैं और अगली क्लास हम लोग करने वाले हैं। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें मैं केवीएस के टीजीटी पीजीटी दोनों के चैप्टर्स को लेकर आ रही हूँ। और ये जो हमारा जितना हो गया यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल इसको, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। और आज हम अभी लाइट आने के बाद आपकी क्लास लेते हैं। अभी बजा है आपका 5, 6 बजे हम या 7 बजे आपकी क्लास लेंगे टीजीटी पीजीटी केवीएस स्पेशल,
ठीक है, आपकी डिमांड पर। और उसका पहला चैप्टर हम लेकर आएंगे विद क्वेश्चंस आपके सारांश के साथ। तो टीजीटी का भी आज पहला चैप्टर होगा और पीजीटी का भी आज पहला चैप्टर होगा। जी बिल्कुल मैम, और काफ़ी देर से क्लास कर रहे हैं, स्कूल से आने के बाद ये सब करते हैं, तो थोड़ा अभी लाइट चली गई है और लैपटॉप चार्ज नहीं है इस समय थोड़ा। तो कोशिश करेंगे, बाकी अब केवीएस लेंगे, यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, शुक्ल जी को कल पढ़ेंगे। बाकी चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सब पधारे मेरी क्लास में और मेरा मनोबल बढ़ाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं 6 बजे।